आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट जो अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, पास किया है। अभिषेक वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये बेसिकली 498A के फॉल्स एफआईआर, फॉल्स एलिगेशन को क्वेश्चन करने से रिलेटेड जजमेंट है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा पारित सभी महत्वपूर्ण केस लॉज को कंसीडर करते हुए और 498A की एफआईआर को क्वेश्चन किया है पति के अलावा अन्य लोगों के विरुद्ध में। ऑनरेबल संजय कुमार जस्टिस के द्वारा पारित यह आदेश, इसमें फैक्ट केस का यह है कि भावना जो है वो सेकेंड रेस्पोंडेंट हैं क्रिमिनल अपील 1456 ऑफ 2015 में, जिनकी शादी निमिष गौर से हुई थी सन 2007 में, जबकि इन लोगों ने डिवोर्स ले लिया है 5/9/2019 को। भावना ने फर्स्ट अपील प्रेफर किया 2019 में इस डिक्री के अगेंस्ट, जिसमें निमिष गौर को डिवोर्स की डिक्री मिली थी। उसके लिए भावना ने फर्स्ट अपील प्रेफर किया और जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। प्रेजेंट अपील जो है ये भावना के इन लॉज हैं, भावना के ससुराल वाले हैं, जिसमें कुसुम लता भावना की मदर इन लॉ हैं और अभिषेक और सौरभ जो हैं ये ब्रदर इन लॉ हैं। भावना निमिष से 2007 में विवाह करती है और उसके बाद जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में होता है। भावना जो है यह एक टीचर हैं प्रोफेशन से। निमिष जो हैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं और फिल्म एडिटिंग का काम है इनका। मैरिज के बाद जो कपल है निमिष और भावना ये मुंबई आ जाते हैं। मुंबई भावना is stated to have visited her in-laws in Madhya Pradesh 3-4 occasion only, including Diwali festival in 2008. भावना केवल 3 से 4 बार मध्य प्रदेश अपने इन-लॉज के घर पर जाती हैं, जिसमें से दिवाली का भी फंक्शन होता है 2008 में। भावना जो है ये अपने मैट्रिमोनियल होम से अलग हो जाती हैं 25/2/2009 में और उसके बाद भी 24/2/2009 को हीरानगर पुलिस स्टेशन में भावना ने कई एलिगेशन के साथ डाउरी के लिए परेशान करना, हरास करने की कंप्लेन फाइल करती है। डिवोर्स एप्लीकेशन जो निमिष के द्वारा है वह 8/5/2013 को फाइल किया जाता है। भावना ने रिटन कंप्लेंट फाइल किया है 5/2/2013 को ही पुलिस स्टेशन कोतवाली नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें सेवरल एलिगेशन अपने पति के विरुद्ध और अपने ससुराल वालों के विरुद्ध भावना जो हैं ये मुकदमा दर्ज कराती हैं इंदौर में। इसकी वजह से 56/2013 में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है हीरानगर थाने इंदौर में अगेंस्ट ऑल 4 ऑफ देम अंडर सेक्शन 498A IPC 3/4 डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961। इसमें पति जो हैं निमिष उनकी ये पिटीशन नहीं है, तो बाकी 3 जो पिटिशनर हैं उन्हें एंटीसिपेटरी बेल 6/3/2013 को ही मिल चुकी थी एडिशनल सेशन जज के द्वारा। देन द अपीलांट मूव द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। उसके बाद ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन 482 CRPC में कुसुमलता और सौरभ फाइल करते हैं और अभिषेक जो हैं वो मिसलेनियस क्रिमिनल एप्लीकेशन 2014 में फाइल करते हैं क्वैशिंग ऑफ FIR के लिए। Insofar as they were concerned, during the pendency of these cases, the police completed their investigation and filed charge sheet against all the 4 accused. इसी बीच में जो पुलिस है वह इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है और चार्जशीट सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दे देती है। Then कुसुमलता और सौरभ फाइल another application challenging the charge sheet and proceeding in a criminal case. However, by the separate order dated 3/3/2015, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट डिसमिस बोथ द क्वेस्ट पिटीशन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्वेस्ट करने से पिटीशन को मना कर दिया और इसकी वजह से ये जो अपीलांट एग्रीव्ड हुए हैं, तो यहाँ स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये क्रिमिनल अपील फाइल की गई है। बाई कॉमन ऑर्डर डेटेड 30/10/2015 पास्ड इन बोथ द अपील, द कोर्ट स्टेड फर्दर प्रोसीडिंग हुआ द अपीलांट्स। 30/10/2015 को ऑनरेबल कोर्ट प्रोसीडिंग पे स्टे लगा देती है। इन हर रिटन कंप्लेंट डेटेड 5/2/2013 मेड PS कोतवाली डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर भावना स्पोक हर मैरिज बीइंग सोलेमनाइज्ड विथ निमिष ऑन 2/7/2007 एट इंदौर।
अपने रिटन कंप्लेंट 5 फरवरी 2013 में भावना बताती हैं कि उनकी जो शादी है निमिष से 2/7/2007 को इंदौर में होता है और यहाँ बताती हैं कि उनके पिता ने 3,50,000 कैश, एक गोल्ड नेकलेस, एक ईयर सेट, एंकलेट ऑफ सिल्वर, बिछुआ, कॉस्टली साड़ी और क्लॉथ दिया था। साथ ही उन्होंने बताया कि रिलेटिव्स को उन्होंने अलग से गोल्ड चेन, नथ, बिंदी एटसेट्रा दिया था। सेवरल ज्वेलरी आइटम्स थे और बहुत सारे गिफ्ट थे। और इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि इनके मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ अभिषेक got list prepared of all gifts and took the same, saying bhabhi we will keep them in bank locker as you do not have a house in Mumbai। और उन्होंने यह कहा कि आप मुंबई में कोई आपका घर नहीं है, इसलिए हम इन सब चीज़ों को बैंक लॉकर में रखेंगे। उन्होंने सारे सामान ले लिए और अपने पास रख लिए। इसके बाद उसने बताया कि वह मुंबई जब अपने पति के साथ 8/7/2007 को गई, वहां भी उसने बहुत सारे एलिगेशन लगाए कि कैसे उनके पति जो हैं उन्हें इल ट्रीट करते थे, गलत तरीके से ट्रीट करते थे मुंबई में। दोज एलिगेशन हालांकि अभी रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि इस पिटीशन में केवल इनके भाई, दोनों भाई और इनकी माता जी से रिलेटेड पिटीशन है। भावना आगे बताती है कि उसके जो मदर इन लॉ हैं वो छोटी छोटी बात पे उसे परेशान करते थे, डाउरी के लिए उसे हैरेस करते थे और बहुत ही इनटॉलरेबल वर्ड्स यूज करते थे। साथ ही साथ उसने बताया कि एक दिन जब वो मैक्सी पहनी हुई थी और मेहंदी लगवाने के लिए, तो उसकी मदर इन लॉ ने कहा कि ये पूरी तरीके से नंगी हो जाओ, जाओ सड़क पर क्यों नहीं नाचती। इसके बाद ये भी बताया कि जो अभिषेक है उन्होंने कार के लिए और एडिशनल 2 लाख रुपए के लिए इनके पति से इनके माता पिता से डिमांड किया। उन्होंने बताया कि इनके पास वो मनी नहीं है कि वो दे सकें और इस पे उन्होंने कहा कि अगर नहीं दे सकते तो अपने पिता के घर जाके रहो। सी फर्दर स्टेटेड कि उनकी जो मदर इन लॉ हैं इंदौर में वो पेइंग गेस्ट के एकोमोडेशन देती हैं। वहाँ नियमित रूप से नए नए विद्यार्थी आते जाते रहते हैं, उनके लिए वहाँ कोई रूम नहीं है रहने के लिए और उन्हें भी पेइंग गेस्ट की तरह ही रहना पड़ता है और वहाँ उन्हें फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली टॉर्चर किया जाता है डाउरी डिमांड को लेकर के। उसके बाद बताती हैं कि उन्हें हस्बैंड की अपने डायरी मिली जिसमें उन्होंने किन किन औरतों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हैं उसमें उन्होंने लिखा हुआ है। और जब वो दिवाली के दिन आती हैं और ये सारी बातें बताती हैं अपने घर वालों को, तो घर वाले कहते हैं तुम्हें आज के दिन यह बात नहीं बतानी थी, तुमने पूरी दिवाली बर्बाद कर दी। निमिष जो हैं वो अपने भाई की शादी में 2012 में आते हैं और फिर से यही कहते हैं कि क्या तुमने उन पैसों का व्यवस्था कर लिया है। और जब यह बताया जाता है कि ऐसा जो जो भावना है उनके पिता नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता को हेल्थ प्रॉब्लम होगा और वगैरह वगैरह, और इस आधार पे जो है उन्हें जस्टिस दिया जाए। इन स्टेटमेंट डेटेड 8/9/2013 मेड बिफोर पीएस हीरानगर भावना स्टेटेड, और जो पुलिस स्टेशन में भावना बयान देती हैं कि हमारी शादी 2/7/2007 में हुई, नंदन गार्डन इंदौर में। उनके पिता ने गोल्ड दिया, सिल्वर दिया, ज्वेलरी दी, क्लोथ दिया, कैश दिया, एक्सीडिंग देयर स्टेटस, अपने क्षमता से ज़्यादा दिया, 5 लाख शादी में खर्च किया। और साथ ही साथ कहा कि वो अपनी मुंबई भी चली गई थी और साथ ही साथ उन्होंने अपने पति के अगेंस्ट बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं। और मदर इन लॉ कुसुमलता और ब्रदर इन लॉ अभिषेक और सौरभ को वही बताया है कि एक ऐसे मेंटली और फिजिकली 2 लाख रुपए कार और ज्वेलरी लाने के लिए उनके पेरेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा दबाव बनाते थे। साथ ही साथ दैट इनके जो सास ससुर मतलब घर वाले हैं, ये डिवोर्स के लिए फोर्सफुली इनसे कहते थे कि डिवोर्स ले लो और अपने मैट्रिमोनियल होम, अपने मायके चले जाओ। साथ ही साथ वो कहती हैं कि अभिषेक जो है वो जज है और अपनी ऑफिशियल पोजीशन का यूज करता है लीगल प्रोसीडिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए। जो ओम प्रकाश हैं, ये भावना के पिता हैं, ये भी अपना स्टेटमेंट देते हैं पुलिस को 8/9/2013 को, उसी सेम लाइन पे जिसमें भावना ने बताया है। 2/7/2007 को इनकी शादी हो जाती है। इसमें इन्होंने कैश दिया है, गोल्ड दिया है, ज्वेलरी दिया है, 5 लाख रुपया दिया है। और साथ ही साथ कहते हैं कि जब भावना उनसे मिलने आती है तो वह बताती है कि कैसे उनके नेबर्स जो हैं, उनका जो पति है, निमेश जो हैं, मदर इन लॉ जो हैं, कुसुमलता हैं, ब्रदर इन लॉ अभिषेक और सौरभ हैं, ये अपने पिता से डाउरी ले आने के लिए और अपने पेरेंटल होम में जाने के लिए इत्यादि के लिए दबाव बनाते हैं और उनकी बेटी को मेंटली और फिजिकली दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। साथ ही साथ यह कहते हैं कि अन करवा चौथ डे
भावना की मदर ने 100 साड़ी की डिमांड करी थी जिसे उन्होंने मना कर दिया। रेनू बालास, भावना मदर जो हैं वो भी सेम स्टेटमेंट्स देती हैं। टू ऑफ देयर नेबर्स सुशीला बाई एंड मोहन, ये भी सेम स्टेटमेंट्स देते हैं और भावना के वर्जन को सपोर्ट करते हैं। उनके हिसाब से भावना जब भी अपने पेरेंट्स से मिलने आती थी वो बताती थी कैसे उनके जो परिवार वाले हैं, ससुराल वाले हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं और फिजिकली और मेंटली डाउरी के लिए परेशान करते हैं। जबकि शैलेंद्र और राधेश्याम हु लिव्ड in the neighborhood where Nimish's father had his residence stated to that effect that there were no demands made by Bhavna or her family for dowry and that she was never harassed on that ground. In their final report dated on 20/9/2013, the police merely replicated the content of FIR and added nothing further on strength of their investigation. और इसी के साथ कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट आते हैं जिन्हें नोट किया जाना चाहिए, जैसे कि अभिषेक ने जुडिशियल सर्विसेज क्रैक किया 6 या 7 महीने बाद जब भावना और निमेश की शादी हो गई। वो उज्जैन में पोस्टेड हैं और नीमच मध्य प्रदेश में कुसुमलता यूज्ड टू रिसाइड विथ अभिषेक, जो उनकी माता जी हैं वो अभिषेक के साथ रहती हैं। सौरभ भावना अदर्स ब्रदर इन लॉ इज एन आर्किटेक्ट, वो लोग आर्किटेक्ट हैं और दिल्ली में ही 2007 से काम कर रहे हैं। निमेश मेड रिटन रिप्रेजेंटेशन टू द पुलिस अथॉरिटीज एट नरसिंहपुर 9/9/2012, 17/11/2012 कंप्लेनिंग ऑफ इंटिमिडेशन बाई एंड एट द बिहेस्ट ऑफ भावना। इनके पति ने जो भावना के द्वारा धमकियां हैं उसके संबंधित शिकायत पहले ही किया हुआ है और इससे पहले एक एनोनिमस अज्ञात कंप्लेंट चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को अभिषेक के विरुद्ध दिया जाता है स्क्लेंडुअस एलिगेशन इस नियत से लगाते हुए कि यह एक अनडिजर्विंग जुडिशियल ऑफिसर हैं। और साथ ही साथ कंप्लेंट भी एंटी करप्शन ब्यूरो मुंबई को जाती है एक नेम संयोगिता मिश्र के नाम से। इसमें यह बोला जाता है कि डायरेक्टली अभिषेक के अगेंस्ट एलिगेशन है। इसके बाद एग्जामिनेशन इन चीफ जब होता है भावना का 27/10/2018 में निमेश की डिवोर्स पिटीशन के दौरान, वो बताती हैं कि सारा स्त्री धन जो है निमेश ने रख लिया है और साथ ही साथ रिपीटेड डिमांड करता है वो डाउरी के लिए। और क्रॉस एग्जामिनेशन में वो एडमिट करती हैं कि इन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को अभिषेक के अगेंस्ट कंप्लेंट लिख करके भेजा था, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो को भी इन्होंने कंप्लेंट दिया था, इसको डिनाई करती हैं। दिस बीइंग द फैक्चुअल बैकड्रॉप, वी मे नोट एट द वेरी आउटसेट that the contention that the appellant's quash petition against the FIR was liable to be dismissed. In any event, as the charge sheet in relation thereto was submitted before court and taken off on file, needs mention only to be rejected. It is well settled that the High Court would continue to have the power to entertain and act upon a petition filed under Section 482 CRPC. To quash the FIR even when charge sheet is filed by the police during the pendency of such petition. इन अपील की सुनवाई के दौरान ही FIR में चार्जशीट लग चुकी है और कोर्ट यहाँ पे क्लियर कर रही है कि 482 का जो जुरिस्डिक्शन है इसमें FIR क्वेश्चन की जा सकती है तब भी अगर चार्जशीट फाइल हो चुकी है। और इसको लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जोसेफ सल्वराज वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स 2011 का जजमेंट साइट करती है, जिसे रिट्रिएट किया गया आनंद कुमार मोहता एंड अनदर वर्सेज स्टेट ऑफ एनसीटी 2019 में। द कंटूर ऑफ द पावर टू क्वेश क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 482 CRPC are well defined in V. Ravi Kumar versus State, represented by Inspector of Police District Crime Branch Salim, Tamil Nadu and others in 2019. This court affirmed that where an accused seeks quashing of the FIR invoking the inherent jurisdiction of the High Court, it is wholly impermissible for the High Court to enter into factual arena to adjudge the correctness of allegation in the complaint. In V. Ravi Kumar versus State, in स्टेट कोर्ट हैज ऑलरेडी सेड दैट कि अगर कोई एक्यूज्ड क्वेश्चनिंग ऑफ FIR के लिए आ रहा है इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करते हुए, तो ये बिल्कुल इम्परमिसिबल है कि हाई कोर्ट जो है वो फैक्चुअल एरिना में प्रवेश करे, फैक्ट के करेक्टनेस को देखे या करेक्टनेस को देखे, एलिगेशन के करेक्टनेस को देखे, ये बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं है। और इसके बाद इन मेसर्स निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर
प्राइवेट लिमिटेड इस वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में 3 जज बेंच ने एलोबरेटली कंसीडर किया है स्कोप और एक्सटेंट 482 सीआरपीसी का, और इसमें यह पाया गया कि पावर ऑफ क्वैशिंग शुड बी एक्सरसाइज्ड स्प्रिंगली। जो क्वैशिंग की शक्ति है ऑनरेबल हाई कोर्ट की, इसे बहुत ही कभी कभी और बहुत ही रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेज में यूज किया जाना चाहिए, और ये उससे भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जो डेथ पेनाल्टी में रेयर यूज करते हैं हम, कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डेथ पेनाल्टी दी जाएगी। रेयर केसेस होते हैं जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 482 सीआरपीसी की शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी चार्जशीट को या एफआईआर को क्वैश करे। जब वो एफआईआर को क्वैश करने जाए तो ये बिल्कुल इम्परमिसिबल है कि वह फैक्ट्स के करेक्टनेस को देखे, ट्रूथनेस देखे, वेरासिटी देखे कंप्लेंट की। इसके बाद उन्होंने कहा है कि इट वाज फर्दर ऑब्जर्व दैट व्हाइल एग्जामिनिंग एफआईआर कंप्लेंट क्वेश्चन फॉर व्हिच इज शॉर्ट, द कोर्ट कैन नॉट embark upon an inquiry as to the reliability or genuineness or otherwise of the allegation made therein, but if the court thinks fit, regard being held to parameters of quashing and the self-restraint imposed by law, and more particularly the parameters laid down by this court in R.P. Kapoor versus State of Punjab, State of Haryana and others versus Bhajan Lal, the court would have jurisdiction to quash the FIR complaint. Instances of husband's family member filing a petition to quash criminal proceeding launched against them by his wife in the midst of matrimonial disputes are neither a rarity nor of recent origin. Precedents aplenty abound on this score. We may note of the sum of decision particular relevance recently, that is Kakashan Kaushar alias Sonam and others versus State of Bihar. This court had occasion to deal with a similar situation where the High Court had refused to quash FIR registered for various offences including Section 498 AIPC. इस जजमेंट में कहकशन कौशल एलियास सोनम के जजमेंट में हाई कोर्ट ने एफआईआर क्वैश करने से मना कर दिया, noting that the foremost issue that required determination was whether allegation made against the in-laws were general omnibus allegation which would be liable to be quashed. This court referred to earlier decision wherein concern was expressed over the misuse of Section 498 AIPC and the increased tendency to implicate relatives of the husband in matrimonial dispute. This court observed that the false implications by way of general omnibus allegation made in the course of matrimonial disputes, if left unchecked, would result in misuse of the process of law. On the facts of that case, it was found that no specific allegations were made against the in-laws by the wife, and it was held that allowing their prosecution in the absence of clear allegations against the in-laws would result in an abuse of the process of law. It was also noted that a criminal trial leading to an eventual acquittal would inflict severe scars upon the accused, and such an exercise ought to be discouraged. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि 498 ए में पति के अलावा परिवार वालों को भी फंसाना यह न ही जल्दी शुरू हुआ है और न ही यह रेयर है, और कोर्ट ने कहकशन कौसर एलियास सोनम के जजमेंट में ये पाया है कि अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट 498 ए आईपीसी के मुकदमे को उन परिवारजनों के खिलाफ क्वैश नहीं करेगी जिसमें पति के अलावा अन्य परिवारजनों को भी अभियुक्त बनाया गया है बिना किसी स्पेसिफिक एलिगेशन के, केवल जनरल एलिगेशन के आधार पे, तो ये बहुत ही ज्यादा डिसहार्टनिंग सिचुएशन होगा कि अगर इन्हें अनचेक रखा जाए और ऐसे क्रिमिनल मामलों को क्वैश नहीं किया जाए, क्योंकि अंत में ये लोग एक्विट होंगे और एक्विटल पूरे क्रिमिनल प्रोसीडिंग ट्रायल को फेस करने के बाद एक बहुत बड़ा जख्म रह जाता है, और कोर्ट ने इस सेंसिटिविटी के आधार पे क्वैश किया है मुकदमे को। आगे कोर्ट बता रही है कि इन प्रीति गुप्ता एंड अनदर वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड एंड अनदर नोटेड दैट द टेंडेंसी टू इम्प्लीकेट द हस्बैंड and all his immediate relation is also not uncommon in complaints filed under section 498 IPC. कोर्ट ने नोट किया कि ये जो टेंडेंसी है पति के साथ अन्य रिश्तेदारों को भी कंप्लेंट में नामित करने का, ये कोई अनकॉमन नहीं है, ये बहुत ही कॉमन रहा है और ऐसा करते हैं लोग। और कोर्ट ने यह भी कहा कि इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द कोर्ट्स हैड टू बी
extremely careful and cautious in dealing with these complaints and must take pragmatic realities into consideration while dealing with matrimonial cases. जो pragmatic realities हैं इनको भी कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए. As allegations of harassment by husbands close relations who were living in different cities and never visited or rarely visited the place where complainant resides. यहाँ देखना चाहिए कि जो हस्बैंड से जो रिलेशन है वो कितने क्लोज हैं, साथ ही वो किन सिटीज में रहते हैं, घटना वाले सिटीज में वो बहुत कम आते जाते हैं, और इस वजह से ये एक एंटायरली डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन है. और सच एलिगेशन, जो ऐसे एलिगेशन अगर ऐसे परिवार वालों के विरुद्ध आ रहे हैं जो अन्य जगहों पे रह रहे हैं, तो इसे स्क्रूटिनाइज किया जाना चाहिए बहुत ही ग्रेट केयर और सर्कमस्पेक्शन के साथ. और इससे पहले ये जो जजमेंट है हमारा 2010 का प्रीति गुप्ता का, इससे पहले नीलू चोपड़ा और अदर के जजमेंट में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि mere mention of statutory provisions and language thereof for lodging a complaint is not the be all and end all of the matter, as what is required to be brought to the notice of the court is the particulars of the offence committed by each and every accused and the role played by each and every accused in the commission of that offence. These observations were made in the context of matrimonial dispute involving 498 IPC. ऑनरेबल कोर्ट का साफ यह कहना है नीलू चोपड़ा एंड अनदर वर्सेस भारती 2009-10 SCC में कि जब कभी भी केवल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को लिख करके एलिगेशन लगा दिया गया है तो इस पर कोर्ट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर यह मैट्रिमोनियल रिलेटेड मैटर है तो केवल इतना ही सफिशिएंट नहीं होगा कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन के माध्यम से लिख करके और कंप्लेंट फाइल कर दिया जाए. One of more recent origin is the decision of this court in Mahmood Ali and another versus State of UP and others, criminal appeal number 2341 of 2023, decided on 8/8/2023 on the legal principles applicable apropos section 482 CRPC. Therein it was observed that when an accused comes before the High Court invoking either the inherent power under section 482 CRPC or the extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution to get the FIR or criminal proceedings quashed, essentially on the ground that such proceedings are manifestly frivolous or vexatious or instituted with the ulterior motive of wreaking vengeance, then in such circumstances the High Court owes a duty to look into the FIR with care and a little more closely. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कभी भी एफआईआर क्वैशिंग या क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्वैशिंग इस ग्राउंड पर आए कि जो कि मैनिफेस्टली फ्रिबुलस है, वैक्सियस है और अल्टीरियर मोटिव से लॉस किया गया है, बदला लेने की नीयत से लॉस किया गया है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर यह ड्यूटी है कि वह एफआईआर को और गंभीरता के साथ और सावधानी पूर्वक और करीब से देखे और परीक्षण करे. It was observed that it will not be enough for the court to look into the averments made in the FIR/complaint alone for the purpose of ascertaining whether the necessary ingredients to constitute the alleged offence are disclosed or not. As in frivolous or vexatious proceeding, the court owes a duty to look into the many other attending circumstances emerging from the record of the case over and above the averments, and if need be, with due care and circumspection to try and read between the lines. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ यह कहना है कि जहां कहीं भी फॉल्स एलिगेशन है और बदला लेने की नीयत से मुकदमे को लॉन्च किया गया है तो कोर्ट की ड्यूटी है कि वो सिर्फ अवरमेंट ना देखें, इंग्रेडिएंट ना देखें, बट ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस भी देखने की कोशिश करें. और इससे पहले जो भजन लाल का जजमेंट है, कोर्ट ने एक पैमाना सेट किया है और ये काफी लैंडमार्क जजमेंट है कि किन किन केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है या ऑनरेबल हाई कोर्ट अपने इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन में केसेस को क्वैश कर सकती है. पैरा 102 जो है ये रेलेवेंट है, इसको हम पढ़ते हैं.
in the backdrop of the interpretation of various relevant provisions of the code under chapter 14 of the principle of law enunciated by this court in a series of decisions relating to the exercising of extraordinary power under article 2 to 6 or the inherent powers under section 482 of the code, which we have extracted and reproduced above, we give the following categories of cases by way of illustration wherein such power could be exercised either to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of justice, though it may not be possible to lay down any precise, clearly defined and sufficiently channelized and inflexible guidelines or a rigid formulae, and to give an exhaustive list of myriad kinds of cases wherein such powers should be exercised. Where the allegation made in the first information report or the complaint, even if they are taken at their face value and accepted in their entirety, do not prima facie constitute any offense or make out a case against the accused. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यह कह रही है कि जब कभी भी कोई ऐसा एफआईआर दर्ज हुई हो, ऐसा कंप्लेंट दर्ज हुआ हो जिसे अगर फेस वैल्यू पे करेक्ट मान भी लिया जाए तो भी कोई ऑफेंस नहीं बनता, अगर ऐसा कोई केस है तो यह जो एफआईआर है या चार्जशीट है यह क्वैश होनी चाहिए। यहीं पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो इससे पहले जो रिसेंट जजमेंट दी है जो कि 8/8/2023 का है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यही कहना चाह रही है कि केवल एलिगेशन अगर स्टेचुटरी तरीके से लिख करके कंप्लेंट लॉन्च किया है तो यह मत देखिए, जिसे झूठा फंसाना है वह अगर झूठा फंसाने के लिए एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, मेलेफाइडी इंटेंशन से दर्ज किया जा रहा है, तो स्टेचुटरी प्रोविजन तो इंग्रेडिएंट जो उसके हैं वह उस कंप्लेंट में निश्चित तौर से आ जाएंगे और केवल इतना देख करके कि प्राइमा फेसाई केस बन रहा है इस पर आप एफआईआर क्वेश करने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि अगर फ्रिवुलस और वैक्सियस केस या पिटीशन अल्टीरियर मोटिव के जरिए दायर किया गया है तो हाई कोर्ट की जो ड्यूटी है वो बढ़ जाती है कि इस एफआईआर को लेकर के बहुत केयर और कॉशियस होकर के जजमेंट की डिलीवरी करें। इसके बाद भजनलाल में जो दूसरा पैरा है, दूसरा क्लॉज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर द एलिगेशन इन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड अदर मटेरियल्स इफ एनी अकम्पनिंग द एफआईआर डू नॉट डिस्क्लोज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस जस्टिफाइंग एन इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 156(1) ऑफ द कोड एक्सेप्ट अंडर एन ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट विद इन द परव्यू ऑफ सेक्शन 155(2) ऑफ द कोड। कहना यह है कि किसी अगर नॉन कॉग्निजेबल केस में कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर दर्ज हो गई है, ऐसे में यह ऑफेंस क्वैश हो जाएगा। उदाहरण के लिए डिफेमेशन की जो केस होती है यह केवल और केवल कंप्लेंट हो सकता है, डिफेमेशन का एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, और अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो ऐसे एफआईआर क्वैश हो जाएंगे। वेयर द uncontroverted allegation made in the FIR or complaint and the evidence collected in support of the same do not disclose the commission of any offense and make out a case against the accused. Where the allegation of FIR do not constitute an cognizable offense but constitute only non-cognizable offense, no investigation is permitted by police officer without an order of a magistrate as contemplated under section 155(2) of the code. Where the allegation made in the FIR or a complaint are so absurd and inherently improbable on the basis of which no prudent person can ever reach a just conclusion that there is a sufficient ground for proceeding against the accused. Where there is an express legal bar engrafted in any of the provisions of the code or the act concerned under which a criminal proceeding is instituted to the institution and continuance of the proceeding, or where there is a specific provision in the code or the act concerned providing efficacious redress for the grievance of the aggrieved party. Where a criminal proceeding is manifestly attended with a malafide, where the proceeding is maliciously instituted with an ulterior motive for wreaking vengeance on the accused and with a view to spite him due to private and personal grudge. Applying the aforesaid edicts to the case on hand, Honorable Supreme Court now going to apply the case of Bhajan Lal on this case in which we are discussing, in which the Bhavna made several allegations against her in-laws. We make note of certain glaring inconsistencies and discrepancies. Honorable Court finds very inconsistent in statements and discrepancies in the statements. Though Bhavna had earlier lodged that her mother-in-law Kusum Lata and her brother-in-law Abhishek had taken away all her jewelry after her marriage on the pretext of safekeeping, she specifically stated in her deposition before the family court Narsinghpur civil suit that her entire Stridhan jewelry was with Nimish, and in spite of repeated demands he was not returning it to her.
Further, doing her cross-examination therein, she admitted that she had made a complaint to the High Court against Abhishek. The complaint was styled as an anonymous one, but Bhavna voluntarily owned up to being its author. These aspects bear out her animosity against her in-laws and more particularly Abhishek. The most significant aspect to be taken note of presently is that Bhavna admittedly parted away with her matrimonial home and her in-laws February 2009, be it voluntarily or otherwise, but she did not choose to make a complaint against them in relation to dowry harassment till the year 2013. Honorable Supreme Court finds that in a year 2009, she, with her wish or without, you can say otherwise, impart from the matrimonial house in year 2009, but she filed the FIR in the year 2013. But no allegation were made by Bhavna against the appellant after she left her matrimonial home in February 2009. Significantly, Bhavna got married to Nimish on 2/7/2007 in Indore, went to Mumbai with him on 8/7/2007. Her interaction with her in-laws thereafter seems to have been only during festivals and is stated to be about 3 or 4 times. Saurav, an architect, was stationed at Delhi since the year 2007 and no specific allegation was ever made against him by Bhavna. In fact, she merely made a general allegations to the effect that he also tortured her mentally and physically for dowry. No specific instance was cited by her in that regard as to how he subjected her to such harassment from Delhi. Similarly, Abhishek became a judicial officer 6 or 7 months after her marriage, seems to have had no occasion to be with Bhavna and Nimish at Mumbai. His exposure to her was only when she came to visit her in-laws during festivals. Surprisingly, Bhavna alleged that at the time of his own marriage, Abhishek demanded that the Bhavna and her parents should provide him with a car and 2 lakh in cash. Why he would make such a demand for dowry even if he was inclined to commit such an illegality from his sister-in-law at the time of his own marriage is rather incongruous and difficult to comprehend. Further, the fact that Bhavna confessed to making a vicious complaint against Abhishek to the High Court clearly shows that her motives were not clean insofar as her brother-in-law Abhishek is concerned, and she clearly wanted to wreak vengeance against her in-laws. The allegation leveled by Bhavna against her mother-in-law Kusum Lata with regard to how she taunted her when she wrote a maxi is wholly insufficient to constitute cruelty in terms of Section 498A IPC. Now, Honorable Court note that Bhavna herself claimed that Nimish came to her brother's wedding in 2012, but she has no details to offer with regard to any harassment for dowry being meted out to her by her mother-in-law and her brothers-in-law after 2009. As noted earlier, even for that period also, her allegation was mostly general and omnibus in nature, without any specific details as to how and when her brothers-in-law and mother-in-law, who lived in different cities altogether, subjected her to harassment for dowry. Most damaging to Bhavna's case is the fact that she did nothing whatsoever after leaving her matrimonial home in February 2009 and filed a complaint in the year 2013 alleging dowry harassment just before her husband instituted divorce proceeding. Given the totality of the facts and circumstances, we are of the considered opinion that Bhavna's allegation against the appellant such as they are wholly insufficient and prima facie do not make out a case against them. Further, they are so far-fetched and improbable that no prudent person can conclude that there are sufficient grounds to proceed against them. In effect, the case on hand falls squarely in categories 1 and 5 to set out in Bhajan Lal. Permitting the criminal process to go on against the appellants in such situation would therefore result in clear and patent injustice. This was a fit case for the High Court to exercise its inherent power under Section 482 CRPC to quash the FIR and the consequential proceedings. The appeal are accordingly allowed. FIR number such and such pending on the file of learned judicial magistrate first class Indore shall stand quashed insofar as the appellant Kusum Lata, Abhishek Gaur, Saurabh Gaur are concerned.
pending application if any shall be disposed of. This judgment is passed by Honorable Supreme Court on August 31, 2023, and it is a very landmark judgment in which Honorable Supreme Court go beyond the dictum of Bhajan Lal, which is a constitutional judgment, and they put important note that when a case is filed under the matrimonial offences, then the court has duty to take or deal the FIR with more cautious manner. We will provide and come with another judgment of this honorable court or any other court which is leading in nature, which is important for law students, law graduates, judiciary aspirants, and practicing advocates. We will provide the same. Thank you.